नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। काली पूजा, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल में पटाखों पर लगा प्रतिबंध हट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। यह आदेश सभी राज्यों पर लागू है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण कम रखने के लिए राज्य में पटाखे फोड़ने, बिक्री करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा राज्य में पटाखों पर बैन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉडरेट एयर क्वालिटी पर ग्रीन क्रैकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आदेश सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि बैन पटाखों के आयात ना हो और ना ही उन्हें जलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि बंगाल राज्य सरकार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर समुचित आदेश जारी कर सकती है। ग्रीन पटाखों के निर्माण और उसकी बिक्री की जगह सुपरविजन और वेरिफिकेशन के लिए टीमें तैनात की जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जारी की गई गाइडलाइन के पालन को सुनिश्चित करे। पश्चिम बंगाल में पटाखों के बैन के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ भटनागर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि अगर हवा मॉडरेट और अच्छा है तो ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया कि पटाखों के जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं है, ग्रीन पटाखे को चलाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया है, सिर्फ उन पटाखों पर रोक लगाई है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बंगाल में पटाखे जलाने की इजाजत मिलनी चाहिए। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि पटाखा बनाने वाली कंपनियां लगातार ग्रीन पटाखे के अलावा दूसरे पटाखे भी बना रही हैं। सीबीआई ने खतरनाक रसायन बेरियम पटाखा बनाने वाली कंपनियों के पास से बरामद किया है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य ने ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया है। दिवाली, छठ पूजा और क्रिसमस के लिए ग्रीन पटाखे और आतिशबाजी बनाने, बेचने और चलाने पर पाबंदी नहीं है। पटाखों पर पाबंदी का आदेश एनजीटी ने दिया था, जिसमें ग्रीन पटाखों को ही सशर्त मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे ही गाइडलाइन के साथ जारी किया। बंगाल सरकार ने कहा कि हमने व्यवस्था बनाई है, 2018 में इसको लागू किया है। 2018 में इस मामले में 26 एफआईआर दर्ज की गई, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस महीने 7 एफआईआर दर्ज की गई, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राज्य में ग्रीन पटाखों को बनाने वाली कोई कंपनी रजिस्टर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ के अपराधी न्याय व्यवस्था में बदलाव करने पर सुझाव दिया है और जिला स्तर पर आपराधिक आंकड़ों को संयोजित करने पर बल दिया। जमानत आदेश को जेल प्रशासन को देर से सूचित करने के चलन पर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे बंदियों का हक प्रभावित होता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग जल्द ही अपने नए मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के नेतृत्व में एक वास्तविकता बन जाएगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ इलाहाबाद उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में वर्चुअल कोर्ट और ई सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अदालतों द्वारा पारित जमानत आदेशों को समय पर जेल अधिकारियों को उनके त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता प्रभावित न हो। न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान में जेल अधिकारियों को जमानत के आदेश देने की व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपराध के आंकड़ों को संयोजित करने के लिए पुलिस को सुझाव भी दिए। We can ensure police station wise that we have a list of cases where the accused is absconding. We can then escalate this to every district so that the superintendent of police or the senior superintendent of police has the same data. So the SHO of the police station has the data of how many accused in his zone, in his police station are absconding. The same data will be available district wise for every senior superintendent of police or SP. We will also escalate it further by providing that data to the Inspector Generals or to the Director General of Police. So in other words, we will have a graded hierarchy of responsibility so that ultimately the police machinery is also alive to and accountable for the service of summons. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जो सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति के अध्यक्ष भी हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में वर्चुअल कोर्ट और ई सेवा केंद्रों के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। अपने भाषण में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ये भी आशा व्यक्त की कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्यवाही में लाइव स्ट्रीमिंग जल्द ही अपने नए मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के नेतृत्व में एक वास्तविकता बन पाएगी। I've tried to implement that by giving ownership of the e-courts project to the high courts. And many of the committees which we have set up, for instance, the rules on live streaming, which we framed, were the product of an exercise which was done by a 5-judge committee of the High Court judges, which again we had circulated to all the High Courts, and we received instructions and objections and suggestions from the High Courts. Live streaming has already commenced in various High Courts. The Gujarat High Court took it up in a very significant manner. The Karnataka High Court has taken up live streaming, and I'm sure that the Allahabad High Court will also, with Justice Bindal at the helm, take up live streaming. इस संदर्भ में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे गुजरात और कर्नाटक उच्च न्यायालयों ने पहले ही अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मुख्य न्यायाधीश बिंदल के प्रयासों की भी सराहना की। न्यायाधीश ने ई सेवा केंद्रों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल विभाग या डिजिटल डिवाइड के कारण इसकी आवश्यकता हो गई है, जिसके कारण हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से के पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ये भी सुझाव दिया कि मुख्य न्यायाधीश को राज्य भर में मैनुअल रजिस्ट्रों को खत्म करने और उसके आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रों में बदलने के लिए कदम उठाने चाहिए। अपने भाषण में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने अनुभव को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की कक्षा 8 की लड़की द्वारा उन्हें भेजे गए एक पत्र पर कार्रवाई के परिणाम स्वरूप तेलंगाना राज्य के एक गांव में बस सेवाओं की बहाली हुई है। तेलंगाना में 8वीं कक्षा की छात्रा पी वैष्णवी ने सीजेआई रमन्ना को एक पत्र लिखा। उसमें कोविड महामारी के बाद रंगारेड्डी जिले में उनके गांव के लिए बस सेवाओं के बंद होने के बारे में बताया गया। इसके परिणाम स्वरूप वह और उनके भाई बहन प्रीति और प्रणीत को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने सीजेआई से बस सेवाओं को बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पिता का निधन पिछले साल कोविड की पहली लहर के दौरान कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था और उसकी मां अल्प आय अर्जित कर रही है। इसीलिए किराया देकर ऑटो रिक्शा करके स्कूल जाना संभव नहीं है। सीजेआई ने पत्र को संज्ञान में लेते हुए इस मुद्दे पर तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम का ध्यान आकर्षित किया। सीजेआई ने निगम से कहा कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार का सम्मान करने के लिए बस सेवाओं को बहाल करना होगा। टीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक वीसी सज्जनार ने ट्वीट किया कि सीजेआई के हस्तक्षेप के बाद बस सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। उन्होंने इस मुद्दे के बारे में निगम को सूचित करने के लिए सीजेआई को धन्यवाद दिया।
ये पहली बार नहीं है कि जब सीजेआई किसी स्कूली छात्रा के पत्र का जवाब दे रहे हैं। जून में केरल की एक 5वीं कक्षा की स्कूल की छात्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय को कोविड स्थिति से निपटने के लिए पारित आदेशों के लिए धन्यवाद दिया था। सीजेआई ने देश के प्रमुख घटनाक्रमों पर नजर रखने के लिए उसकी सराहना करते हुए स्कूल की छात्रा को जवाब भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत दर्ज किए बिना या कथित आधार को प्रमाणित किए बिना केवल जान के खतरे की आशंका किसी मामले को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। मामले में दायर याचिका में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जम्मू की अदालत में लंबित धारा 420 और धारा 506 आईपीसी के तहत दायर शिकायत को दिल्ली स्थित 30 हजारी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिका में उठाए गए आधारों में से ये था कि जान के खतरे की आशंका है। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित अधिकारियों या किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। केवल जान के खतरे की आशंका शिकायत दर्ज किए बिना या उक्त आधार को प्रमाणित किए बिना मामला स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट लेने के लिए पुनीत डालमिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो हैदराबाद 2020 में दिए निर्णय पर भी भरोसा किया था। कोर्ट ने कहा कि उक्त मामलों के तथ्यों पर विचार करते हुए जिसमें अदालत ने छूट से इनकार कर दिया था और जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई थी, इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। पुनीत डालमिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो हैदराबाद में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश केवल आशंका के आधार पर मौजूदा स्थानांतरण याचिका में लागू नहीं होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश स्थित एक विश्वविद्यालय को उस सहायक प्राध्यापक को बहाल करने का निर्देश दिया है जिसकी सेवा मार्च 2007 में समाप्त कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने सहायक प्राध्यापक को राहत देते हुए माना कि उसकी बर्खास्तगी अवैध थी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता की अपील पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फरवरी 2008 के फैसले को चुनौती दी थी। इस आदेश में कहा गया था कि पद को निरस्त करने और उसकी सेवा समाप्त करने के विश्वविद्यालय के आदेश में न कोई अवैधता है और न ही कोई कमी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया और विश्वविद्यालय को सहायक प्राध्यापक को बहाल करने के निर्देश दिए। पीठ ने उन्हें सिर्फ पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ यदि कोई हो के प्रयोजन के लिए सेवाओं को निरंतरता का लाभ भी प्रदान करने का निर्देश दिया। पीठ ने 29 अक्टूबर के अपने फैसले में कहा, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हमने पाया कि अपीलकर्ता की सेवाओं की समाप्ति अवैध थी और कानून के अनुरूप नहीं थी। नतीजतन हम उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हैं और अपील की अनुमति देते हैं। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि पीड़ित के SC/ST समुदाय का सदस्य होने के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों को हर अपराध में लागू नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार ने कहा, ऐसा नहीं है कि हर अपराध में अगर पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होता है तो अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध किया गया है। यदि अपराध का मकसद जातिवादी हमला नहीं है तो आरोपी केवल भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया जा सकता है, जिसे अपराध की घटना को पृष्ठभूमि में या अन्य कानून के तहत उचित रूप से लागू किया जा सकता है। इसे तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जा सकता है। इसके अलावा बेंच ने कहा, अधिनियम अस्पृश्यता के उन्मूलन के और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जातिवादी हमले और जाति आधारित भेदभाव से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस पृष्ठभूमि में धारा 3 में विभिन्न अपराधों की गणना की गई है। साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान या उपहास करना, क्योंकि ऐसा केवल उसी जाति का व्यक्ति करता है, इसे भी धारा 3 के तहत अपराध को चार्जशीट में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा, हालांकि अधिनियम अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार या उत्पीड़न से बचाने के लिए है। इसका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए जांच अधिकारी पर अधिक जिम्मेदारी है कि वह चार्जशीट दाखिल करने से पहले समझदारी से निर्णय ले। दोनों पक्षकारों के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल इसीलिए कि वह अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए लड़ रहा है, तो ये काफी अजीब है कि प्रतिवादी ने SC/ST अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ झूठी शिकायत की।
वहीं केरल हाई कोर्ट ने सोने की तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी सपना सुरेश और आरोपी सरित पीएस को 25 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भरने और उसके साथ ही 2 जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने अंतिम सुनवाई के दिन अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले शामिल सभी पक्षों की दलीलों को व्यापक रूप से सुनने के बाद फैसला सुनाया। राजनयिक चैनलों के माध्यम से सोने की तस्करी और विदेशों से बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी के लिए आवेदक हिरासत में थे। उन पर तिरुवनंतपुरम में यूआई वाणिज्य दूतावास के भेजे गए राजनयिक कार्गो के माध्यम से 30 किलोग्राम सोने की तस्करी करने का आरोप है। यूएपीए के तहत कथित अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदनों को प्राथमिकता दी गई थी। अपीलों को पहले 21 मई 2021 को पोस्ट किया गया, लेकिन कई बार स्थगित कर दिया गया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान बार बार स्थगन के अनुरोध पर नाराजगी जताई थी। मुख्य आरोपी सपना सुरेश पर आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था कि इससे देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हालांकि एडवोकेट सूरज टी इलेंजिकल और माध्यम के से दायर अपनी अपील में उसने प्रस्तुत किया है कि चार्जशीट में निर्विवाद आरोप यूएपीए के तहत किसी भी अपराध को आकर्षित नहीं करते हैं। अदालत ने हाल ही में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी की निरंतर निवारक हिरासत को रद्द कर दिया था। हालांकि वे एनआईए मामले में हिरासत में होने के बाद से जेल में ही रहीं। पिछले हफ्ते बेंच ने एनआईए मामले में आरोपियों द्वारा अपने वकीलों के माध्यम से किए गए सबमिशन को विस्तृत रूप से दर्ज किया था। वहीं करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई की हॉलिडे कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से अनिल देशमुख को 9 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कस्टडी नहीं दी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन देशमुख को कोर्ट ने आज तक की ईडी की हिरासत में भेजा था। अब कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा है। ईडी ने सीबीआई द्वारा 21 अप्रैल को एनसीपी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। सीबीआई ने देशमुख पर भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्टोरेंट से 4 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक इकट्ठा किए। देशमुख ने पूर्व में इन आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि एजेंसी का पूरा मामला एक दागी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित था। और इसी के साथ कोर्स दिस वीक में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।